अब हम बात करते हैं अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। इसमें तीन चीजें होती है। क्लिनिकली देयर इज एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिजियोलॉजिकली देयर इज हाइपोक्सीमिया एंड रेडियोलॉजिकली देयर इज बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। ठीक है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो 40 to 60% ऑफ द केसेस जो होते हैं एआरडीएस के, दे आर ड्यू टू सेप्सिस एंड निमोनिया। मतलब काफी कॉमन कॉज है आपका सेप्सिस एंड निमोनिया। तो कभी भी एआरडीएस का अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो सबसे पहली एटियोलॉजी जो आपको रूल आउट करनी है दैट इज योर इन्फेक्टिव एटियोलॉजी। फिर हम बात करते हैं इसमें डायरेक्ट कॉजेस होता है। डायरेक्ट कॉजेस मतलब ऐसे कॉजेस जिसमें आपका प्राइमरी ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा वो लंग्स होगा और एआरडीएस जो है ये एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉजेस। जैसे कि सीवियर निमोनिया। डायरेक्ट कॉजेस में सारे वो कॉजेस आएंगे जिसमें प्राइमरी ऑर्गन मतलब पहला ऑर्गन जो डैमेज होगा वो लंग्स होगा, जैसे कि सीवियर निमोनिया। दूसरा है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। जैसे ही गैस्ट्रिक कंटेंट्स एस्पायर करोगे आप डायरेक्टली लंग्स को डैमेज करेंगे। लंग कंट्यूजन मतलब डायरेक्ट डैमेज टू द लंग। टॉक्सिन इनहेलेशन जो कि जाके लंग्स को डैमेज करेंगे। नियर ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आपका जो बंदा है ये डूबता तो है लेकिन मरता नहीं है। पेशेंट सर्वाइव कर लेता है ड्राउनिंग को। इसमें भी काफी एक्वाटिक कंटेंट्स का वो एस्पिरेशन कर लेता है जो जाके लंग्स को डैमेज करते हैं। इनडायरेक्ट कॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉजेस में क्या होता है कि प्राइमरी ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लंग्स नहीं होता, कोई और सिस्टम आपकी प्राइमरीली अफेक्ट होती है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण काफी सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आपके ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जब सर्कुलेशन में आपके लंग्स तक पहुंचते हैं तो वो लंग्स को डैमेज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेप्सिस, तो ये बेसिकली इन्फेक्टिव एटियोलॉजी हो गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीवियर ट्रॉमा, बर्न्स एंड पैंक्रियाटाइटिस। इसमें से अगर बर्न्स की हम बात करें तो बर्न्स में बहुत सारे सेल्स आपके मर जाते हैं जिसके कारण सारे सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स बाहर लीक हो जाता है। ये एंजाइम्स जब आपके सर्कुलेशन में रिलीज होंगे तो वो लंग्स में जाके उनको डैमेज करेंगे। पैंक्रियाटाइटिस में भी बहुत सारे एंजाइम्स आपके सर्कुलेशन में रिलीज होंगे जिसके कारण वो आपके फिर से एंजाइम्स लंग्स में जाके उनको डैमेज करेंगे। दूसरे नाम जो आपके बेसिकली प्रेजेंट है एआरडीएस के लिए वो कौन कौन से है? पहला है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा। एआरडीएस के अंदर पल्मोनरी इडिमा होता है लेकिन वो कार्डियोजेनिक ओरिजिन का नहीं होता, इसीलिए उसको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ये तीन नाम जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे एआरडीएस की तब समझेंगे। और जो कि आपका काफी कॉमन कॉज है सेप्सिस एआरडीएस का। सेप्सिस माने कि सेप्टिक शॉक, इसलिए अगर सेप्टिक शॉक के अंदर हम दूसरा नाम जो देते हैं एआरडीएस का दैट इज लंग शॉक या फिर शॉक लंग। ठीक है। तो अब पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं हम कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की एंड नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की। तो सबसे पहले कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है ड्यू टू सम हार्ट प्रॉब्लम। तो अगर मान लीजिए कोई लेफ्ट हार्ट डिसीज है जैसे कि सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है तो यहाँ पर आपकी माइट्रल वाल्व छोटी हो जाएगी जिससे लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पाएगा और आपके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ट्रांसमिट होगा आपके पल्मोनरी वेन के अंदर और पल्मोनरी वेन के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज पल्मोनरी वेन का जो प्रेशर है ये आपके कैपिलरीज में आ जाएगा और आपका जो प्रेशर है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वो बढ़ जाएगा। जब पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली बढ़ रहा है तो जो फ्लूइड है वो बाहर लीक करेगा लंग्स के अंदर लीडिंग टू पल्मोनरी इडिमा। तो ये पल्मोनरी इडिमा हुआ है ड्यू टू अ लेफ्ट हार्ट डिसीज दैट इज माइट्रल स्टेनोसिस, इसीलिए इसको हम कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन सुधरती नहीं है, सीवियर होती जाती है, तो जो इंक्रीज प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर वो ट्रांसमिट होगा पल्मोनरी आर्टरी में और इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मतलब आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। यही प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसमिट होगा आपके राइट वेंट्रिकल में और धीरे धीरे अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हो तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो जाएगा। मतलब आपका लेफ्ट हार्ट डिसीज था जिसके कारण देयर वाज इंक्रीज इन बैक प्रेशर और जैसे जैसे ये बैक प्रेशर इंक्रीज होते गया इनिशियली पल्मोनरी इडिमा हुआ, आगे जाके पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ और लास्ट में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया। ये इस तरीके से होते चलता है आपका कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा के अंदर। एक आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के चेंजेस को अगर आपको पढ़ना है तो वहां के प्रेशर आपको पता होने चाहिए, लेकिन लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को देखने के लिए आप डायरेक्टली वहां में कैथेटर को डाल नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप जो है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर कैथेटर डालते हो क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरीज डायरेक्टली कनेक्टेड है लेफ्ट एट्रियम से। तो इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर्स।
और पल्मोनरी कैपिलरीज तक आप कैथेटर को बहुत इजीली पहुंचा सकते हो। जुगुलर वेन के थ्रू राइट एट्रियम तक आप कैथेटर को डालो, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ का वो प्रेशर कैलकुलेट करेगा विच इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। तो जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है ये इनडायरेक्ट मेजर होता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर का। और कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो आपका ये पीसीडब्ल्यूपी की वैल्यू होती है इट इज मोर देन 18 mmHg, जो सिग्निफाई करता है कि ये पल्मोनरी एडिमा आपके कार्डियोजेनिक ओरिजिन का है। जो दूसरा आपका पल्मोनरी एडिमा होता है दैट इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, इसको हम अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर देयर इज डैमेज टू टू थिंग्स, एक तो कैपिलरी एंडोथेलियम को डैमेज होता है और दूसरा एल्वुलर एपिथेलियम को डैमेज होता है एट मल्टीपल साइट्स इन बोथ लंग्स, जिसके कारण जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लीक्स बढ़ जाते हैं एल्वेओलाई और आपके सर्कुलेशन के बीच में। और ये लीक्स के कारण देयर इज इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी टू द न्यूट्रोफिल्स। जब ये न्यूट्रोफिल्स आपके एल्वेओलस के बीच में जाते हैं तो ये दो चीजें करवाते हैं, एक तो एक्सुडेटिव फ्लूइड का फॉर्मेशन करवाते हैं एल्वेओलाई के अंदर और साथ में ये इन्फ्लेमेटरी डैमेज करवाते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी डैमेज करवाते हैं प्लस एक्सुडेटिव फ्लूइड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। इसीलिए जो पहले 7 दिन होते हैं उसको हम एक्सुडेटिव फेज कहते हैं। एनसीपीई का मतलब दैट इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का। अगर इस टाइम पर आपने डायग्नोसिस कर लिया और आपने ट्रीट करना शुरू कर दिया कॉज को, तो रिकवरी फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है आफ्टर 7 डेज। तो जो 7 से 21 दिन तक चलता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें जो आपका एल्वुलर एपिथेलियम होता है वो परफोरेट करता है या फिर प्रोलिफरेट करता है। लेकिन 21 दिन के बाद आपकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही होगी या फिर आपने मेडिसिन नहीं ली उस अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने के लिए, तो आपका फाइब्रोटिक फेज शुरू हो जाता है आफ्टर 21 डेज, आफ्टर 3 वीक्स। और अगर एक बार ये फाइब्रोटिक फेज शुरू हो गया तो आपकी मोर्टेलिटी जो है उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर कोई प्रेशर आपका बढ़ता नहीं है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एंड लेफ्ट एट्रिया के अंदर, जिसके कारण इन दिस एआरडीएस देयर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज लेस देन इक्वल टू 18 mmHg। अब यहाँ पर चूंकि आपकी मल्टीपल साइट्स इन बोथ लंग्स, दोनों साइड्स के लंग्स में मल्टीपल साइट्स पर आपका कैपिलरी एंडोथेलियम एंड एल्वुलर एपिथेलियम डैमेज हो रहा था, इसीलिए इसको डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज ये नाम दिया जाता है। साथ में इसमें जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है ये लेस देन 18 mmHg होता है, इसलिए दूसरा नाम इसको लो प्रेशर पल्मोनरी एडिमा दिया जाता है। और चूंकि इसमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टू द न्यूट्रोफिल्स, इसीलिए इसको हम इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्कशन अबाउट एआरडीएस। अब मैंने जैसे बताया था कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम जुगुलार वेन से कैथेटर को डालेंगे जो राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, जो आगे जाकर फिर पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जाके वहां का प्रेशर को कैलकुलेट करेगा। जो कैथेटर हम यूज करते हैं दैट इज स्वान गांस कैथेटर, जिसका दूसरा नाम है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। और इससे जब हम पीसीडब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो एनसीपीई के अंदर मतलब नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर लेस देन इक्वल टू 18 mmHg होता है। अब आपके एआरडीएस के लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी दिया गया है जो कि बर्लिन में दिया गया था 2012 में, इसलिए इसको बर्लिन 2012 क्राइटेरिया भी कहता है, जो कहता है कि एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट होना चाहिए विद इन 1 वीक। चेस्ट एक्सरे पे बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स दिखने चाहिए। जो एडिमा का ओरिजिन है वो नॉन कार्डियोजेनिक होना चाहिए। तो ये 3 आपकी पहली तो डेफिनेशन में आ जाता है क्या कि एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद इन 1 वीक, चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स एंड ओरिजिन ऑफ एडिमा जो है वो नॉन कार्डियोजेनिक होना चाहिए। जो चौथा क्राइटेरिया आता है आपके एआरडीएस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में दैट इज PaO2 लेस देन 60 mmHg। यही आपका पहला पुराना क्राइटेरिया था कि PaO2 लेस देन 60 mmHg मतलब हाइपोक्सीमिया प्रेजेंट होना। लेकिन अभी नई क्लिनिकल एंटिटी इसमें ऐड की गई है कि रेशो हम देखते हैं PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2, इसका रेशो हमें देखना पड़ता है। और FiO2 हम बेस वैल्यू सारे ह्यूमन बींग्स के लिए 0.2 लिख सकते हैं। FiO2 क्या होता है? इट इज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इट इज व्हाट? इट इज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो इनका जो रेशो है आपका लेस देन 300 mmHg होना चाहिए। अगर इनका रेशो PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2 ये 200 से 300 के बीच में रहता है तो इट इज माइल्ड एआरडीएस। अगर ये 100 से 200 के बीच में रहता है देन इट इज मॉडरेट एआरडीएस। और ये अगर ये 100 से कम होता है देन इट इज सीवियर एआरडीएस। फिर हम बात करते हैं कि आपको पहला तो क्या करना है, पहले तो आपको अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। इन केस ऑफ एआरडीएस जब अंडरलाइंग कॉज को आप ट्रीट कर रहे होंगे तो
वो करते करते अगर हाइपोक्सीमिया पेशेंट डेवलप कर रहा है तो आपको मैकेनिकली वेंटिलेट करना पड़ेगा। और मोस्ट बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड इज द लो टाइडल वॉल्यूम वाला वेंटिलेशन। देखो, जो आपके एआरडीएस वाले लंग्स होते हैं उसको हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम नहीं दे सकते वेंटिलेशन के दौरान, क्योंकि उनके लंग्स वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए आपको लो टाइडल वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा, जिसमें आपका जो रेट रहेगा जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम दोगे दैट वुड बी 4 to 8 ml पर केजी। एक नंबर याद रखना है, इट इज 6 ml पर केजी टू अवॉइड वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी। तो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड लंग इंजरी को अवॉइड करने के लिए हमारा टाइडल वॉल्यूम लो रहेगा, दैट इज 4 to 8 ml पर केजी। दूसरा, एक प्लेटिव एयर वे प्रेशर भी दोगे आप, जो कि लेस देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहेगा। ये प्लेटिव एयरवे प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो हम डिलीवर करते हैं टू द स्मॉल एयरवेज इन अ वेंटिलेटर। जब वेंटिलेटर से हम इनिशियल प्रेशर्स देते हैं तो इनिशियल प्रेशर्स जो हम देते हैं वो ज्यादा होते हैं। वो ज्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें ओपन करना होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स वाले ट्रकिया ब्रोंकाई। लेकिन जब एक बार ये कार्टिलेजिनस रिंग्स वाले ट्रकिया ब्रोंकाई ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद आपके जो ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोला है उनको ओपन करने के लिए हमको ज्यादा प्रेशर देना नहीं पड़ता, और आपको एक प्लेटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है जिसकी वैल्यू लेस देन 30 सेंटीमीटर H2O होती है। अगेन टू अवॉइड द वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी। तो एआरडीएस के जो लंग्स होते हैं वो वीक होते हैं, वो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को भी मेंटेन नहीं को अकोमोडेट नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मली आपका 10 ml पर केजी होता है। इसलिए लो टाइडल वॉल्यूम और एक प्लेटिव एयरवे प्रेशर जो है आप मेंटेन करके रखते हो। इस टाइप के वेंटिलेशन को, जिसमें आपको वॉल्यूम भी कम देना है, प्रेशर भी 30 सेंटीमीटर वाटर से कम देना है, इसको हम लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन। साथ में आप पीप देते हो। पीप क्या होता है? इट इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। नॉर्मली आप अगर देखोगे तो जो एपिथेलियम होता है, एल्वेलर एपिथेलियम, वो डैमेज हो जाता है एआरडीएस के अंदर। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण सर्फैक्टेंट रिलीज नहीं होगा। जब सर्फैक्टेंट रिलीज नहीं होगा तो एट एक्सपिरेशन जो आपका एल्वेोला है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप के इंस्पिरेशन के दौरान आपको ज्यादा रेस्पिरेटरी एफर्ट लगा के उस एल्वेोलाई को खोलना पड़ेगा। इसीलिए आप पीप देते हो टू इंप्रूव द ऑक्सीजनेशन एंड टू कीप एल्वेोलाई ओपन ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन ऑल्सो, ताकि आपका एल्वेोलाई जो है ये कोलैप्स ना कर जाए एक्सपिरेशन के टाइम पे, वो तब भी ओपन रहे। इसीलिए आप पीप को मेंटेन करके रखते हो। और आपको पीप जो है आप नॉर्मली स्टार्ट करते हो एट 5 सेंटीमीटर वाटर, और उसको आप मतलब लेकर जा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो अप टू 20 सेंटीमीटर वाटर। आपका जो गोल होता है एसपीओ2 का वो होता है 88 to 95। इसके बीच में आपका एसपीओ2 के लेवल्स होने चाहिए। अगर माइल्ड एआरडीएस है तो एसपीओ2 के लेवल्स 95% तक लेकर जा रखो, और अगर सीवियर एआरडीएस है तो मिनिमम 88% तक आप एसपीओ2 को मेंटेन करके रखो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सिडेट करो पेशेंट को हमेशा एंड रिलैक्स करवाओ पेशेंट को, ताकि वेंटिलेशन को इजीली फैसिलिटेट कर सके। कभी भी मैकेनिकली वेंटिलेट अगर पेशेंट को करना है तो सिडेट कर दो पहले। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा क्यों? कभी भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी आपकी जो है ना काफी कॉमन होती है एआरडीएस के अंदर। तो अगर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है तो पहले तो उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, बाद में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? ताकि इन्फ्लेमेटरी डैमेज को हमें रिड्यूस करना है जो न्यूट्रोफिल्स ने कॉज किया था। साथ में कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड आप नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा फ्लूइड अगर आप दोगे, लिबरल फ्लूइड मैनेजमेंट करोगे, तो उससे आपका जो पल्मोनरी इडिमा है वो ज्यादा वर्सन होगा। तो मिनिमली आपको फ्लूइड्स देने 1.5 लीटर पर डे, इससे ज्यादा देने नहीं। फिर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और पेशेंट हाइपोक्सीमिया के अंदर ही रह रहा है, तो आपको ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन को यूज करना पड़ेगा, जिसमें पर्सन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है। एक पंप के थ्रू वो मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर के अंदर डाला जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से इंसान के अंदर डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस जितनी बताने में इजी लग रही है डायलिसिस की तरह, उतनी इजी होती नहीं है। इसके सेंटर सारे जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल होती है सीवियर एआरडीएस के केसेस में। लेकिन इसका हमने एक सस्ता टिकाऊ सा उपाय निकाला है एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन का, दैट इज योर प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन में बाय प्रोनिंग द पेशेंट हम क्या करते हैं, जो डायफ्रैग्मेटिक कंप्रेशन है ओवर द बेसल एल्वेलाई या फिर ओवर द बेसल लंग्स, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण देर इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द गैसेस एक्सचेंज एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द ऑक्सीजनेशन। ये भी आपके सीवियर एआरडीएस के अंदर ही बेनिफिशियल होता है, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। और इसको कंसेक्यूटिवली आपको 12 से 16 घंटे करना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्क दिखेगा। अब आपको कब इनिशिएट करना होता है प्रोनिंग, वो भी आपको पता होना चाहिए। चूंकि प्रोनिंग
बेनिफिशियल होता है सीवियर एआरडीएस के अंदर। तो सीवियर एआरडीएस को हम कब बोलते हैं? सीवियर एआरडीएस में आप याद रखें कि प्रोनिंग को तब शुरू करना है जब आपके पीएओ2 डिवाइडेड बाय एफआईओ2 इनका रेशियो लेस देन 150 हो, तो आपको जो है सीवियर एआरडीएस के केस में ये शुरू कर देना है। और ये याद रखें कि ये PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2 इसका अगर रेशियो लेस देन 150 है, डिस्पाइट हैविंग FiO2 0.6 एंड P 5 सेंटीमीटर वाटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर वाटर, तब तो आपको जो है प्रोनिंग शुरू कर ही देनी है। चेस्ट एक्सरे पे आपको चारों क्वाड्रेंट्स में बायलैटरल पल्मोनरी डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स दिख जाएंगे। क्लिनिकल केस को डिस्कस करते हैं। 40 साल का मेल है विद पैंक्रियाटाइटिस एंड प्रोग्रेसिव सीवियर डिज्निया इन 5 डेज। पैंक्रियाटाइटिस है तो ये एआरडीएस की तरफ भी जा रहा है। एबीजी में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, मतलब हाइपोक्सीमिया है। हाइपोक्सीमिया है, पैंक्रियाटाइटिस है और सीवियर डिज्निया है, और बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। देखो आपका जो ट्रायड था, सीवियर डिज्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सीमिया, बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो आपका डायग्नोसिस तो एआरडीएस बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ट्रीटमेंट, पहले आप अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करोगे, साथ में प्रोटेक्ट करोगे लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन के थ्रू। फिर एक आपको ये केस दिया हुआ है, इसमें बोला गया है देयर इज अ 25 इयर्स फीमेल had severe peripartum bleeding, 20 packed RBC transfusions उसको लगे and had to be intubated for the respiratory failure. वेंटिलेटर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो टाइडल वॉल्यूम मेंटेन किया गया दैट इज 500 ml, फ्रीक्वेंसी 15 पर मिनट है। बेड साइड 2D एको शोज द नॉर्मल कार्डियक फंक्शन। उसका वेट जो है वो 60 kg है। ओके 60 kg उसका वेट है, और चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आपका वेट अगर 60 kg, और ये केस आपको बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट से ही समझ गया होगा कि ये एआरडीएस का केस है। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री भी दी गई है, और साथ में आपको जो है वेट भी दिया गया है। तो टाइडल वॉल्यूम इसमें आपको 500 ml तो नहीं देना पड़ेगा, 60 इंटू 6 मतलब 360 ml आपको जो है बेसिकली टाइडल वॉल्यूम देना पड़ेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द डायग्नोसिस, नहीं एआरडीएस है। पीसीडब्ल्यूपी मोर देन 18 जी नहीं, लेस देन 18 होना चाहिए। डिक्रीज वेंटिलेटर फ्रीक्वेंसी टू 10 ब्रेथ्स पर मिनट, नहीं। लास्ट ऑप्शन आपका होगा डिक्रीज करो टाइडल वॉल्यूम को टू 360 ml। फिर ये एक सवाल है, 45 साल का मर्द है जिसको इंट्यूबेट किया हमने एआरडीएस रिलेटेड टू एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। हिज वेट इज 70 kg, वेंटिलेटर सेटिंग्स, टाइडल वॉल्यूम 420 ml है, करेक्ट है। 70 इंटू 6 मतलब 70 kg, और आपका रेट होना चाहिए 6 ml पर kg, तो 70 इंटू 6 420 ml, तो टाइडल वॉल्यूम करेक्ट है 420 ml। रेस्पिरेटरी रेट 15 पर मिनट है। FiO2 आपका 80 है, मतलब FiO2 काफी अच्छा है आपका। पीप आपका 12 सेंटीमीटर वाटर है, और आपका एबीजी पे अगर आप देखोगे पीएच 7.33 है। पीएओ2 आपका बढ़ा हुआ है, पीएओ2 आपका जो है बढ़ा हुआ है काफी ज्यादा, एंड पीएसीओ2 कम है। पीएसीओ2 आपका सॉरी पीएसीओ2 भी आपका बढ़ा ही हुआ है, लेकिन ये डेंजरसली हाई नहीं है। और एसपीओ2 ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 100 है। तो व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? तो क्या हमें टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, टाइडल वॉल्यूम 420 ml ही रखना है। ओके ये तो करेक्ट है एग्जैक्टली। इंक्रीज पीप, क्यों बढ़ाएंगे भाई? पीप पीप कितना है? 12 सेंटीमीटर चल रहा है अभी, और इसके कारण आपका एसपीओ2 100 का मेंटेन्ड है, तो क्यों आप पीप को बढ़ाओगे? चाहे तो आप पीप को कम कर सकते हो, पर बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं है। रिड्यूस एफआईओ2 ये कर सकते हो आप, क्योंकि आपका ऑलरेडी फ्रैक्शन ऑफ एयर इनहेल्ड, मतलब ये जो FiO2 है ये 80% है, और आपका जो PaO2 है, क्योंकि FiO2 जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका जो PaO2 है वो भी बढ़ते जाता है। ऑलरेडी PaO2 आपका काफी बड़ा हुआ है, तो अब आप यहाँ से FiO2 को कम ही करो ताकि PaO2 अच्छे नॉर्मल रेंज में आए, तो ठीक होगा। तो रिड्यूस FiO2 यही करना पड़ेगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, देखो रेस्पिरेटरी रेट तब देखना होता है, तब बढ़ाना होता है जब आपका PaCO2 के लेवल्स जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर PaCO2 के लेवल्स बढ़ तो रहे, लेकिन इतने सिग्निफिकेंटली हाई नहीं बढ़ रहे कि आपको रेस्पिरेटरी रेट की इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाएगी। रिगार्डिंग प्रोन वेंटिलेशन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पहला, मेटा एनालिसिस ऑफ ARDS studies has suggested that the outcomes with prone positioning are better in subgroup of patients with severe hypoxemia। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। पेशेंट्स प्लेस्ड इन कंप्लीटली प्रोन पोजिशन फॉर 16 कंसेक्यूटिव आवर्स, ये भी करेक्ट है, 12 to 16 आवर्स होता है। लंग कंप्रेशन बाय डायफ्राम इंक्रीजेस प्रोन पोजिशनिंग, तो ये तो नहीं है, लंग कंप्रेशन उल्टा रिलीफ होता है, नॉट इंक्रीज, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एआरडीएस को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे दैट इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म।